उत्तराखंड के संगीत जगत में एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर उत्तराखंड को ऐसी प्रतिभाएं दी हैं कि उन प्रतिभाओं के गीतों पर हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने खुद पर्दे के सामने आकर अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो सब बोल उठे, सर आपने पहले क्यों नहीं गाया। कोटा का बटन, कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया मेरा बलमा, कोटा का बटन। जौनपुर में एक छानी यानी गौशाला में संगीत को अपनी जिंदगी और करियर बनाने वाले संजय कुमोला ने संगीत के शुरुआती सफर को स्टेज से शुरू किया। रामलीला से लेकर उनकी उंगलियों की कीबोर्ड पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई मशहूर संगीत हस्तियों के साथ भी थिरकी हैं। संजय कुमोला उत्तराखंड में संगीत को बतौर करियर चुनने और अपने बीते दिनों के संघर्षों से सीखने की सलाह देते हैं। संजय कुमोला के संगीत निर्देशन में बने गीतों से आज उत्तराखंड के कई लोक गायक, लोक गायिकाएं कामयाबी के शिखर पर खड़े हैं। संजय कुमोला के संगीत से सजे सुपरहिट गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो आइए आज आपकी बात संवाद 365 के साथ में मिलते हैं उत्तराखंड के मशहूर संगीतकार संजय कुमोला से और जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने पहलू। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश भट्ट और आप देख रहे हैं आपकी बात संवाद 365 के साथ। संवाद के इस कार्यक्रम में आज हम एक ख़ास मेहमान आपके लिए लेकर के आए हैं। वो ख़ास मेहमान हमारे इन मायनों में हैं कि उत्तराखंड के गीत संगीत और ख़ास तौर से जो लोक संगीत है उस उद्योग को बढ़ाने में, उस उद्योग में अपना पुरुषार्थ करने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और उनका नाम है संजय कुमोला। एक संगीत निर्देशक के रूप में, एक कंपोज़र के रूप में और एक अच्छे गायक के रूप में उन्होंने अपनी जगह उत्तराखंड के लोक संगीत की दुनिया में बनाई है। तो संजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मैंने आपके कार्यक्रमों को देखा है, सुना है, परखा है, एक परिचय और जो चूँकि वो परिचय आपका एक अलग तरह का है। अपनी जो मशहूर हमारी यहाँ की गायिका हैं उनके आप पति भी हैं, आपकी मैडम हैं और उस पक्ष पर हम फिर बाद में बात करेंगे। बहरहाल पहला पक्ष ये है कि संजय जी व्यक्तिगत रूप से अपने उन योगदानों पर बात करेंगे, अपने उस संगीत के सफ़र पर हमसे बात करेंगे और जिस तरह से उनके संगीत का सफ़र शुरू हुआ है, शुरुआत से और आखिर तक में हम इस बातचीत को लाएंगे। तो पुनः आपका स्वागत है संजय जी। जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार आपको कई मंचों पर देखा है। अपने पत्नी के अलावा और भी गायकों को आपने म्यूज़िक दिया है, उनका म्यूज़िक अरेंज किया है। तो इस पूरे सफ़र का अगर मैं लवो-लुआब जानना चाहूँ तो शुरुआत इस इंडस्ट्री में आपकी कैसे हुई? और आपको म्यूज़िक डायरेक्टर ही बनना है, जबकि मुझे मालूम है कि आप अच्छा गाते भी हैं, तो आपने म्यूज़िक डायरेक्शन का एक क्षेत्र चुना। यहाँ से थोड़ा सा बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं संवाद 365 और आज आदरणीय डॉक्टर राकेश भट्ट जी के साथ एक इंटरव्यू साक्षात्कार में यहाँ पर आया हूँ। सर, बहुत क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। और शुरुआत की अगर हम बात करें तो स्कूल टाइम से था तो शौक गाने का ही। विभिन्न मंचों पर छोटे छोटे मंच हमारे होते थे तो हम उस पर परफॉर्म करते थे। जी जी जी। तो बेसिकली शौक तो गाने का ही था, लेकिन क्योंकि स्ट्रगल बहुत जबरदस्त रहा। हाँ, ये क्षेत्र ही स्ट्रगल का है। क्षेत्र तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा था उस समय भी, आज भी है, कर ही रहे हैं स्ट्रगल। तो एज ए शुरुआत तो एज ए सिंगर ही की थी मैंने, लेकिन क्योंकि जब तक हम लोग मसूरी में थे, बेसिकली हम लोग मसूरी से हैं। अच्छा। तो वहाँ पर एक हमारा मंच होता था, मंच पर गाना, स्कूलों में गाना, इस टाइप से तो गाने का शौक था। लेकिन फिर वैसे मसूरी का सौंदर्य आपके शरीर में, आपकी भाव भंगिमाओं में तो नजर आ ही रहा है। वहाँ की वादियों की महक है, वहाँ के फूलों की खुशबू आपके व्यक्तित्व में है। जी। तो बस फिर ये सफर वहाँ से शुरू हुआ। फिर छोटे छोटे मंचों पर हम लोग परफॉर्म करते थे। फिर मैं इसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया था। अच्छा, 90 के आसपास 98 में। जी, 98 जी, जी, दिल्ली चला गया था। और दिल्ली आप इसी आशय के साथ गए कि वहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको कुछ करना है, या किसी दूसरे आशय से आप गए थे? मैं बेसिकली गया तो दूसरे आशय से था। अच्छा। म्यूजिक डायरेक्शन को उस समय तक ऐसा था नहीं। तो
इसके पीछे भी एक वो है हाँ, secret वो है। अगर हमारे अगर मैं दर्शकों secret को खोलना चाहूँ उस सीक्रेट को दर्शकों के लिए भी आप कहें तो आपके उस व्यक्तित्व का भी परिचय हो जाएगा। जी। तो उन दिनों हम लोग मसूरी में ही अपने प्रोग्राम शोज वगैरह चलते थे हमारे। तो उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो लोग गायिका आपने कुछ दिन पहले कहा, हाँ हाँ तो मैं चाहता हूँ इस इंटरव्यू में उनका नाम हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तो ये नाम है मीना राणा जी। जी, मीना राणा जी उस समय ऑलरेडी दिल्ली में एस्टैब्लिश थी। और बहुत अच्छा गाने थे। हम लोग और मीना कभी मिलके मसूरी के मंचों पर स्कूल टाइम में गाते तो थे। आपका परिचय उनका दिल्ली में हुआ या मसूरी में? वो परिचय हमारा मसूरी हो गया था। मसूरी हो गया था। और वो भी दिल्ली चली गई? फिर वो दिल्ली चली गई। वो पढ़ने के लिए मसूरी आई थी हाँ, हाँ। अपने दीदी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो दिल्ली चली गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना जी दिल्ली गई तो आप भी दिल्ली चले गए? बुलाया तो उन्होंने तो ये जो दूसरा आशय है वो अब समझ में आया थोड़ा जी, सा। जी। तो मीना जी से फिर क्या था कि उनकी जो बड़ी बहन है वो मेरी भाभी भी है जो रिश्ता भी अच्छा हो अच्छा गया। अच्छा 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 अच्छा, उनकी अपनी खास बड़ी जो खास दीदी हैं। जी, जी। हाँ तो मैं तो गाते थे। हाँ हाँ मीना जी स्टैब्लिश सिंगर थी दिल्ली में ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो अब मुझे जहाँ तक शुरुआत उनका जहाँ तक जानकारी मिली वो हिंदी हाँ, वो हिंदी में तो बहुत गाया उन्होंने। अच्छा गाती थी। बहुत अच्छा। कुछ उन्होंने हिंदी सॉन्ग्स गाए, जी। कुछ भजन गाए। हिंदी के डिवोशनल उन्होंने टी सीरीज के लिए काफी गाए। काफी गाए उस समय। हम्म। तो उन दिनों ज्यादा जैसे हिंदी सॉन्ग्स के भजन वगैरह बहुत रिकॉर्ड होते थे। तो एक कंपनी थी दिल्ली में यूकी कंपनी के, अच्छा। बहुत फेमस कंपनी थी। हाँ, तो बाय चांस कि वहाँ पर मीना जी को मतलब एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मिल गई कि वहाँ पर सिंगर चाहिए था। उन्होंने मेरा नाम अप्रोच कर दिया वहाँ पर अच्छा 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 कि लड़का अच्छा। अच्छा गाता है, क्योंकि वो आपको पहले से जानती वो थी। जानती थी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने मतलब सर में उस समय दिल्ली में था, गया अच्छा। था कुछ काम से। तो उन्होंने मुझे यूकी बुलाया, यूकी कंपनी में बुलाया। और ये लगभग किस समय की बात होगी? सन अगर हम सन अगर ये देखें तो 97 98। अच्छा 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 जी जी। बस वो दौर था जब मैं मंच पे मतलब माइक में गया और 4-6 भजन मैंने गाए। बहुत अप्रिसिएशन मिला। अच्छा। और उसके बाद बस वहाँ से मेरे को फिर एक वो मतलब इंटरेस्ट था पैदा होने लगा कि यार दिल्ली में ही कुछ दिख तो रहा है। अगर मैं वो याद करूं कि उस दौर में जो आपने भजन या जो भी गाना गाया जी। उसकी शुरुआत, अगर क्योंकि हारमोनियम आपके सामने रखी हुई है और इस पर जो आप जब आपकी उंगलियां चलती हैं तो वो सुनने लायक होती हैं, तो भजन के थोड़ा सा मुझे हाँ, लाइन जो भी याद नहीं या है क्योंकि वो 98 हाँ, हाँ। 97 का था तो मुझे थोड़ा सा या जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जब आपकी एक हम्बल शुरुआत जिस तरह से हुई, जी। तब किस तरह के गीत आप गाते थे या क्या आपको अगर अच्छा। स्मरण में है तो कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? क्योंकि हमारी ये बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं है, जी जी जी। ये संगीत से भी इसको हमने कोरिलेट करना है। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ओ रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। क्या बात है? सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। क्या बात है? दर्शकों को बताना चाहेंगे गीत राग पहाड़ी का गीत है, रविंद्र जैन की कंपोजिशन है और राम तेरी गंगा मैली जब 83-84 शायद इस दौर में ये, और ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ था कि पहाड़ों में तो इसे राष्ट्रगान की तरह गाया जाता था क्योंकि ये पहाड़ का जो राग है ये रविंद्र जैन साहब ने जो इसमें प्रयोग किया था बहुत ही बेहतरीन था और वो यादें आपने ताज़ा करी हैं। और उसके बाद ये जो संजय जी, जब मीना जी से जो आपका परिणय सूत्र बंधा तो ये स्थितियां तब कैसी आई? और क्योंकि संगीत ने आपस में आपको तो जोड़ ही दिया, दिल के रिश्ते भी जुड़ गए, तो वो स्थिति थोड़ा सा बताएं जब आप शादी के बंधन में बंधे। ये बस ये कहे कि अपना रिश्ता बनता गया, मतलब उस तरह से कुछ लगा नहीं कभी। और क्योंकि रिश्ता ऑलरेडी भाभी बन चुकी थी, उनकी बहन घर में हमारा
तो आना जाना लगा रहा। हाँ। जी। उसके बाद मैं दिल्ली में चला गया। दिल्ली में जब मैं गाने लगा तो काम भी मिलने लगा, फिर मेरा दिल्ली में रहना। ये तो कुछ फिल्मी कहानी सी हो गई कि हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं। और ये तार जुड़ते चले गए। हाँ। तार जुड़ते चले गए। जी। बस फिर माँ बापों ने बात करी, आपस में बात करी, सबकी सहमति थी, तो बस हो गया। तो अब जो खास जो परिवर्तन था, क्योंकि जब आपका रिश्ता तय हो गया और एक ही इंडस्ट्री में अब आप लोग आ गए, तो उस दौर में जबकि ये आजीविका का उतना दृढ़ साधन नहीं था, जी। इसके इतर भी हमें कुछ और संघर्ष करने पड़ते हैं। आज भी वही दौर है। गीत संगीत के सहारे तो जीवन चलाना आज पहाड़ों में बड़ा दुष्कर कार्य है। तो उसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ कि गीत संगीत की इंडस्ट्री में आपने काम करने के अतिरिक्त, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा, इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से काम करने पड़े, ऐसे कौन सा संघर्ष करना पड़ा कि परिवार चलाने के लिए जो आप पर्याप्त हुआ हो? हाँ, दिल्ली का फिर वो दौर स्ट्रगल का शुरू हो गया था, क्योंकि ठीक है गाना तो आज गा दिया, लेकिन उससे सब कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो फिर बेसिकली मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम भी हो जाता था। तो फिर इस तरह से मेरा एक सर्कल बनता गया। तो उसके बाद हम लोगों ने एज ए हारमोनियम प्लेयर, कीबोर्ड प्लेयर भी मैंने स्टेज शुरू कर दी। जी, है ना। फिर वो चलने लगे, फिर छोटे मोटे कहीं को अपने को जैसे कार्यक्रम मिलते हैं, प्रोग्राम मिलते हैं, मैं उनमें परफॉर्म करता। फिर लगा ये भी काफी नहीं है, तो इसके बाद मैंने कोरस में जाना शुरू कर दिया। अच्छा। दिल्ली में। अच्छा। कोरस सिंगिंग हम लोग करते थे। और फिर कोरस में बिजी हो गए। फिर म्यूजिक छूट के मैं कोरस सिंगिंग में आ गया। फिर कोरस सिंगिंग में भी, लेकिन हम लोग बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। आज याद करता हूँ उस दौर को। बहुत बड़े बड़े दिग्गज सिंगरों के साथ कोरस गाने का मौका मिला मुझे, चाहे गढ़वाली हो, हिंदी हो या दिल्ली के सिंगर्स हैं। हिंदी में मैक्सिमम हम लोगों ने बहुत अच्छा, एक मैं नाम लेना चाहता हूँ आदरणीय अपने महेंद्र कपूर साहब। अच्छा। महेंद्र कपूर के साथ भी उनका कोरस गाने का मौका मिला। मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े उस्तादों के साथ, बड़े अनुराधा पौडवाल जी, सुरेश वाडकर जी, टी सीरीज के अंदर जितने भी वर्जन होते थे, हम लोग मैक्सिमम उसमें एज ए कोरस सिंगिंग में मैं होता था। तो जैसा कि आपने इतने बहुत महत्वपूर्ण नाम लिए, महेंद्र कपूर तो सब जानते हैं, गजल गायकी में अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन बड़े महत्वपूर्ण नाम है, और खासतौर से जो आकाशवाणी के टॉप मोस्ट वो कलाकार रहे हैं और स्टेज शोज उनके बहुत से हुए हैं। गजलों में उनका अपना नाम है, यहाँ तक कि हिंदी के भजन भी उन्होंने गाए हैं। और आज मुझे पता चला कि उन्होंने कोरस का भी सहारा दिया है। तो वैसे तो दोनों ब्रदर्स वो जो गाते हैं, उनकी जुगलबंदी। वो भी एक भजन का एक प्रोजेक्ट था। अच्छा जी, भजन का था। तो ये एक अच्छा पक्ष आपके बारे में जानने को मिला। मैं फिर उसके बाद आपको देखता हूँ कि स्टूडियो वर्क आपने काफी किया, चाहे वो शायद कीबोर्ड में रह करके किया होगा, दूसरे और म्यूजिक कंपोनेंट आपके तरफ रहेंगे। तो दिल्ली में स्टूडियो वर्क आपके पास कितना रहा और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? बस ये कही कि फिर उसके बाद 2000 में हमारी शादी हो गई थी। अच्छा। जी। तो शादी होने के बाद फिर ये सिंगिंग का, कोरस गाना और स्टेज शोज में कीबोर्ड बजाना, ये तो मेरा चलता ही था। ये दौर तो चलता रहा। फिर और अब सडन दिमाग में आया कि अब स्टूडियो की तरफ भी रुख किया जाए। जी। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं सब स्टूडियो वर्क काफी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर अपना एक छोटा सेटअप शुरू किया। अपना स्टूडियो आपका? अपना सेटअप हमने शुरू 2004 के आसपास, 3 के आसपास मैंने शुरू कर दिया था। पहले रेंट पे लिख के मैंने स्टूडियो चलाया, और फिर 4-5 के आसपास अपना सुरभि मल्टी ट्रैक के नाम से मैंने शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे संजय जी थोड़ा सा शाई भी हैं, थोड़ा सा, मतलब मुझे जितना मैं उनको जानता हूँ, थोड़ा शर्मिले स्वभाव के हैं, बहुत मुखर होकर के अपनी बात नहीं कहते, लेकिन संगीत के पक्ष में जब वो मंच पर बैठे होते हैं तो इतना बढ़िया म्यूजिक अरेंज करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि कितने सिंगर्स को आपने मैनेज किया है स्टेज में, कितने सिंगर्स के साथ म्यूजिक अरेंज किया है? अगर उत्तराखंड के लोक गायकों की मैं बात करूं। मैं बेसिकली ये रहा कि उत्तराखंड के ही संगीत को मैंने ज्यादा प्रेफर किया है, तो अच्छा रहा ये मौका। मैक्सिमम मुझे तो ये कहूँगा कि स्वर्गीय राही जी से लेकर, हीरा सिंह राणा जी से लेकर, और आज बड़े बड़े सिंगर दिग्गज सिद्धार्थ सिंह नेगी जी, प्रीतम बर्तवान जी, और भी गजेंद्र राणा, मंगलेश जम्वाल, किशन महिपाल, कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम बहुत सारे सिंगर,
ऑलमोस्ट सबके साथ ही मुझे गढ़वाल, कुमाऊं, जौनपुर, जौनसा सबके साथ। कुमाऊं में भी कभी अवसर मिला है? कुमाऊनी सिंगर्स के साथ बहुत ज्यादा काफी मिला है। तो आपको ये लगता है कि जो उत्तराखंड में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, खासतौर से जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स के तो हम देखते ही उनको फ्रंट वर्क उनका रहता है, सिंगर्स के नाम से ही प्रोग्राम चलते भी हैं कि कौन फलाना सिंगर है, अला सिंगर है, लेकिन ऐसा कम महसूस कर पाते हैं हमारे श्रोता, हमारे दर्शक कि पीछे जो संगीत अरेंज कर रहे हैं उनकी कितनी मेहनत होती है। तो उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि एक सिंगर के लिए आप लोग किस तरह से बैकग्राउंड बनाते हैं, किस तरह से म्यूजिक अरेंज करते हैं, उस पर थोड़ा सा वो, क्योंकि इंटरेस्टिंग है एक सिंगर के लिए, दर्शकों के लिए खासतौर से। बिल्कुल वही है, जैसे अरेंजमेंट सिंगर होता है, सिंगर की कंपोजिशन होती है, वो अपनी एक कंपोजिशन लेके हमारे पास आते हैं, ये मेरी धुन है, ये ऐसा हमको गाना, तो उसको फिर अरेंज करना, उसमें सारे पार्ट्स क्या होंगे, फ्लूट क्या बजेगी, मैंडोलिन क्या होगा, कोरस कैसा होगा, वो सारा डिजाइन तो करना पड़ेगा, वो अरेंज आपको करना पड़ता है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं कि एक एस्टेब्लिश सॉन्ग है नेगी जी का या प्रीतम का या किसी भी सिंगर का, अगर एक एस्टेब्लिश सॉन्ग है, उसके पीसेस ऑलरेडी स्टूडियो में बजे हुए हैं, उसके जो वैक्यूम्स हैं वो भी भरे हुए हैं, मैंडोलियन जिसे आपने कहा पीसेस बचे हुए हैं, बने हुए हैं, तो हूबहू आपको स्टेज में वैसे ही करना होता है या थोड़ा बहुत अपने तरह से भी आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, मैं तो ये कहता हूँ कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से एक तो प्रॉपर रिहर्सल होनी चाहिए, या वो नोटेशन के साथ काम हो, तो उस तरीके से होता नहीं, या वो टीम एक हो, टीम एक नहीं होती, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। और सिंगर्स को ये मतलब स्वीकार्य होता है? स्वीकार्य कुछ स्टेज पे होता है। तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग तो लगता है आपको कि स्टेज में, क्योंकि स्टूडियो में जिन्होंने म्यूजिक दिया है वो कुछ और लोग हैं, मोस्टली यही हो रहा है, और आपके साथ जो हैं वो कुछ और लोग हैं, बस ये, तो उतने फेमिलियर होते नहीं है उस पूरे ट्रैक से, तो यहाँ थोड़ी सी आपको बतौर एक अरेंजर थोड़ा चैलेंज होता है। दूसरा मैं देखता हूँ कि वहां पर आप लोगों में जो टाइमिंग होती है, वो किस पॉइंट पर आपको कीबोर्ड का नोटेशन देना है, किस पॉइंट पर फ्लूट आना है, कहाँ पर आपके रिदम आना है, तो ये इसकी प्रॉपर रिहर्सल में सही ये होता होगा। हाँ बिल्कुल, वैसे होनी चाहिए, रिहर्सल होनी चाहिए इसकी प्रॉपर। और जैसे मैंने वही कहा कि टाइम प्रॉपर क्या कि टीम एक जैसी नहीं होती, हाँ, क्योंकि वहाँ जो बजाने वाले हैं वो कुछ और है, जो स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं वो कुछ और है, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो कभी कभार ऐसा होता है स्टेज में कि मतलब सामने नहीं बन पाता है, चीजें गड़बड़ा जाती हैं? हाँ होता है, कई बार होता है। लेकिन क्योंकि एक स्किल्ड म्यूजिशियन होने के नाते आप लोग संभाल लेते हैं, और सिंगर को भी समझना पड़ता है कि ये, तो अगर मैं ये फर्क महसूस करूं कि स्टूडियो में और लाइव म्यूजिक में आप कितना सहजता और असहजता महसूस करते हैं? नहीं, लाइव म्यूजिक में तो देखा जाए तो देखिए, अगर बजना उसको प्राइवेट स्टाइल में अपने अंदाज में बजना, तो मुझे तो लगता है कि लाइव ज्यादा इजी है। अच्छा, बजाय स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो में आपको एक एक चीज बहुत इंटेंसिव वर्क करना पड़ता है, एक एक चीज आपको रिपीट करनी पड़ेगी, रीटेक्स में भी बड़ा इरिटेशन भी हो ही जाता है, दिन भर लग जाता है एक पीस को सही टाइमिंग के साथ फिट करने में, और उसको पूरा अरेंज करना होता है, तो फिर फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, अप एंड डाउन्स देखने होते हैं। स्टेज तो ये है कि वन टाइम में ठीक है 5-10 मिनट का गाना है, जो निकल गया, लेकिन वो जो रिकॉर्डेड हो, तो इसीलिए दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो हमारे आर्ट फॉर्म्स में लाइव आर्ट जो रखा गया है उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, और सबसे चैलेंजिंग हमारे लाइव आर्ट ही होता है, यानी स्टेज में वन टेक शॉट जिसे कहते हैं, और इससे में चैलेंज भी होता है, इससे में एंजॉय भी होता है। तो संजय जी, बातचीत में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत से पक्षों को जानने का अवसर मिल रहा है। मैंने एक गीत आपका सुना है बलमा नाम से, और मुझे तो थोड़ा आश्चर्य है कि आपने बहुत देर से गाना शुरू किया या देर में गाया, आपने शुरू से ही मतलब इस इंडस्ट्री में रह कर के भी वोकल में क्यों नहीं आप आगे आए? तो उस गीत को सुनाते हुए उस गीत की रचना के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे, किन परिस्थिति में बना, कैसे गाया, और कैसे आपको ये एहसास हुआ कि गाना चाहिए? ये बड़ा क्वेश्चन में बड़ा दम है आपके साथ, क्योंकि सच में मैं बिल्कुल गाना फिर भूल ही गया था, टोटल म्यूजिक में अपना कभी सोचा ही नहीं कि गाना है। फिर ये बर्मा जब ये गीत बन रहा था, मीना जी लिख रहे थे, अच्छा, तो ये गाना बेसिकली पहले सोलो गाना था मीना जी का, अच्छा, सोलो गाना था, और ये
पीआर फिल्म से ये गाना आया है, तो उनके डिमांड पर ये मीना जी का एक सोलो गाना लगभग 2 साल शायद लगभग इस 2 साल, गीत को हाँ। हो गए जी। तो ये लोग जब लिख रहे थे तो एक नाम मैं जरूर यहाँ पर लूंगा, अंकिता चौहान, अच्छा जो लड़की मैनेजमेंट हमारा देखती है अच्छा मीना जी का। अच्छा उन्होंने कहा मीना जी से डिस्कस करके, दीदी एक काम करते हैं, इसमें ना कुमार जी से एक अंतरा करवाते हैं, अच्छा वोकल में। वो कल में हाँ। रखते हैं, एक अंतरा रखते हैं, हाँ, हाँ। और दीदी ये करो आप। तो मैंने कहा अरे अच्छा है, तो मैंने एक अंतरा लिख लिया मेरे लिए। तो मैं शुरू में गा नहीं रहा था उसको, लेकिन कहा गाना पड़ेगा आपको, एक अंतरा गाओ, एक अंतरा गाओ उसमें। तो बस मैंने फिर वो एक ही अंतरा था उसमें, तो मैंने गाया उसको। तो अस्थायी अंतरा सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे। जरूर पेटी आपके सामने है। इस गाने में बोलने में एक बड़ी वो रही कि जब भी मैं कभी स्टेज में कहीं भी मीना जी के साथ आज भी जाता हूँ, तो लोग उस आलाप के बड़े दीवाने थे। अच्छा हाँ, वो शुरू तो में- वहां से तो मैं उस आलाप से शुरू करिएगा तो। हाँ 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 क्या बात है। कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया मेरा बलमा, कोटा का बटन, कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया मेरा बलमा, कोटा का बटन। ये लाइन थी मीना जी की, तो मैं अपना अंदाज सुनाता हूँ। पानी का पंदेरा, बल पानी का पंदेरा, पानी का पंदेरा, बल पानी का पंदेरा, कहने तुए बनाई, हाँ कहने तुए बनाई जनी स्वर्ग से अप्सरा, अरे स्वर्ग से अप्सरा, समा से क्या बात। स्वर्ग से अप्सरा, तो माएगे मन, जिया बोल बलमा तेरी चरटन, ओ जिया बोल बलमा तेरी चरटन, जिया बोल बलमा तेरी चरटन, तुम्हारी चरटन, तेरी चरटन। संजय जी गीत बहुत शानदार, बहुत आनंद आया गीत सुन के, और अच्छा होता मीना जी भी साथ में होती तो। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि अगले साक्षात्कार में हम दोनों से इस गीत संगीत को सुने। आप तमाम तरह के क्षेत्रों में, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, जौनसार हो, अलग अलग जगहों में जाकर के अपना म्यूजिक अरेंज करते हैं, तो अलग अलग जगहों के अलग अलग अनुभव स्वाभाविक रूप से होंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं समग्र रूप से पूछूं तो उस अनुभव को ज़रूर व्यक्त करें दर्शकों के लिए। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, और मैं शुरुआत करता हूँ जौनपुर से। जौनपुर से। ये मेरे वो स्ट्रगल दौर का टाइम था जब हम लोग मतलब दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का मुझे काम उस दौर में करने को मिला। वो हमारे एक मोहन निराला करके होते थे हमारे नैनबाग में। तो मोहन भाई से मेरा परिचय हुआ, तो मोहन जी ने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए जौनसार बुलाया। अच्छा। नैनबाग कह रहे भाई संजय तुमको यहाँ आना और रिकॉर्डिंग करनी। तो मैंने कहाँ करनी, कह रहा नैनबाग में। तो मुझे पता है तो उस दौर में कि नैनबाग में स्टूडियो होगा या क्या होगा। अच्छा। तो हम कीबोर्ड लेके पहुंच गए नैनबाग। तो मोहन भाई हमारे मोहन निराला जी का पूरा डायरेक्शन था उसमें। तो वो साथ में लेके जाते मुझे, कहते आओ भाई नीचे चलो चलो रिकॉर्डिंग करो। कहाँ गए? छान में। छानी होते हैं यहाँ। दर्शकों को बताऊं जो हमारे नॉन गढ़वाली या नॉन पहाड़ी हैं, छानी गौशाला का एक ग्रुप होता है जब हम अपने पशुओं को कुछ सीजन के लिए दूसरी जगह माइग्रेट कर देते हैं, उसको छानी कहते हैं। तो उस छानी में हमको लेके गए मोहन निराला जी, और सारा डायरेक्शन शुरू हुआ कि तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। छानी को पहले साफ किया हम लोगों ने। हाँ, मेरे भी क्रेज की हो क्या है। तो वहाँ बैठे, एक बहुत बड़ा सा टेप रिकॉर्डर का जमाना होता उस समय, वो रखा बीच में सेंटर में। संजय तुम कीबोर्ड लेके यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे। और एक नाम और लेना चाहूँगा, हमारे साथ उस दौर में जो सिंगर थी साथ में, जो लोग सब बैठे थे ग्रुप, उसमें एक रेशमा शाह। अच्छा अच्छा, वो आज भी है जौनपुर की। बहुत बड़ा नाम है, रेशमा शाह जौनपुर जौन सा है। रेशमा भी उस रिकॉर्डिंग में थी। अच्छा जी। तो हम लोगों ने बस
वो रिकॉर्डिंग वहाँ मेरा पहला ये भी कहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ से शुरू हुआ मेरा। अच्छा अच्छा। तो मैंने वो जो रिकॉर्ड किया तो मजा ही मजा वो रिकॉर्ड किया और पता लगा उस दौर में वो सुपर हिट हो गया। टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड क्या हुआ? ऑर्डिनरी टेप रिकॉर्ड, जस्ट ऑर्डिनरी, कुछ वो नहीं बीच में रखा हुआ। हाँ हाँ हाँ। इधर ढोल दबा बज रहा है, इधर मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, सारा बजा रहा हूँ म्यूजिक इधर। दर्शकों को याद होगा कि एक जमाने में टेप रिकॉर्ड हुआ करता था जो कैसेट इसमें प्लेयर होता था और 2 बटन एक साथ में, एक प्ले का और एक रिकॉर्ड का हमें दबाना पड़ता था। और उसमें रिस्क तो ये होता था कि जो एक्स्ट्रा साउंड है, जो नॉइजेस हैं वो आ जाती थी और उसका बड़ा भय भी होता था, ऐसा डिस्टरबेंस भी होता था। लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने ऐसे में रिकॉर्ड किया और सुपर हिट हुआ, ये तो अपने आप में सरप्राइजिंग है। वो बड़ा सुपर हिट हुआ और उसके बाद मोहन भाई का फोन आता है कि अरे भाई वो तो बड़ा हिट हो गया। मैंने कहा ऐसे क्या हिट हो गया? अरे भाई अब तो एक रिकॉर्डिंग और करनी। अच्छा। और आपकी बार हम थोड़ा सा नीचे को स्टूडियो की तरफ चलते हैं, तो हम लोगों ने वहां से निकले और उसके बाद फिर हमने रिकॉर्ड किया सर। वो उस दौर में सुपर हिट हुआ मेरा, हाउ जाऊं बाबा नौकरी। थोड़ा सुन सकते हैं क्या? अरे मुझे थोड़ा जी, जी, जी। हल्के फुल्के धुने हैं। उसका लिरिक्स मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत हिट हुआ। हाँ, हल्के अगर धुन भी अगर रिमाइंड हो जाए। अरे उन्नदे दी किराया हाउ जाऊं बाबा नौकरी, उन्नदे दी किराया हाउ जाऊं बाबा नौकरी, हाउ जाऊं बाबा नौकरी। इस टाइप का वो सॉरी लिरिक्स ये कुछ उसका धुन भी जौनपुरी हाँ स्टाइल में, बिल्कुल जौनपुर स्टाइल में था। हाँ, और ये बहुत और ये थोड़ा तांदी और नाटी का स्टाइल ये बड़ा हिट नजर आ रहा है जी। इसका टाइटल ही नौकरी था। और वो बड़ा हिट हो गया मेरा। बस अच्छा। फिर वहां से मेरा म्यूजिक डायरेक्शन में तो ये जो जब वो कैसेट रिकॉर्ड हुआ तो उसको फिर कॉपीज फिर उसकी कॉपीज बनी। और फिर लोगों ने सुनी। जिन लोगों ने वो सब तो हाँ हाँ हाँ, वही समय था जी। तो फिर ये नौकरी जब मेरा हिट हुआ तो मुझे जौनपुर जौनसार से बहुत काम मिलने लगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल जौनपुर जौनसार से हमारा। और ये बड़ी उल्लेखनीय बात है, एक साधारण टेप रिकॉर्ड के जरिए जैसे आज हम अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तमाम इंस्टाग्राम पे वायरल एक शब्द सुन रहे हैं, इस तरह मुझे लगता है कि ये वायरल आपका ये हुआ वायरल है। हुआ, ये बिल्कुल और वायरल। जौनपुर में आपकी मतलब मेरी शुरुआत ही म्यूजिक डायरेक्शन की मैं कहूँगा तो यहीं से हुई। छानी से शुरू हुई। तो ये बड़ा स्पेसिफिक है, एक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर ये बात बहुत शान के साथ कहता है कि उसका जो करियर की शुरुआत हुई वो छानी अथवा गौशाला से हुई है। तो उस धरती का भी आपको मुझे लगता है कि नमन करना चाहिए। और उस गौशाला, उस छानी की याद आज भी आपको होगी। बिल्कुल याद है। और मोहन निराला जी का नाम और मोहन निराला जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे स्मरण होते हैं ऐसे वक्त पर जबकि ये इस तरह की यादें जिंदा की जाती हैं। तो फिर ये थोड़ा सा बताइए कि फिर थोड़ा सा आने वाले आज जब समय आता गया तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फिर समय शुरू हुआ, स्टूडियो में आप जाना शुरू हुआ, जौनपुर में आपने बहुत काम किया। हाँ मेरे जौनपुर से बहुत मुझे मतलब हाउ जाऊं बाबा नौकरी हिट होने के बाद तो फिर बहुत काम शुरू हो गया। और इसी बीच में मैं दिल्ली भी शिफ्ट हो गया था। तो दिल्ली तक भी मेरे पास लोग आने शुरू हुए। फिर वो स्टूडियो अरेंज करना, स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, और फिर मेरा म्यूजिक का दौर शुरू हो गया। तो फिर वो गाने से मेरे लिए हटता गया और म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ। अच्छा, मतलब ये कहूँ कि जो वो छानी में जो घटना हुई है वो आप म्यूजिक डायरेक्शन में मैं आ गया, आप आ गए और म्यूजिक अरेंज करना आपकी रुचि में शामिल हो गया। इस बीच मीना जी भी आपके साथ मेरे साथी थी। साथी थी। हाँ, मैं पे स्टेज करना। फिर दिल्ली में रामलीला में मैंने बहुत अच्छा 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 अच्छा। मैंने कंटिन्यू कम से कम 4-5 साल रामलीला में गया। कीबोर्ड या हारमोनियम? एज ए कीबोर्ड प्लेयर था। कीबोर्ड बैकग्राउंड वगैरह जो होता है। हमारे शिवदत्त पंत जी एक दिल्ली में बहुत बड़ा नाम है, मैं उनके साथ बहुत काम किया। तो मैं ये कहूँ कि आपका पक्की तरह से जो आजीविका को जो साधन है वो संगीत इंडस्ट्री में वो हो गया, आप एस्टेब्लिश हो गए। और फिर दिल्ली में रह करके फिर आप गढ़वाल भी आते रहे, कुमाऊं भी आते रहे, जौनपुर भी आते रहे, और डिफरेंट जितने सिंगर्स यहाँ रहे। बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ उत्सुकताएं मेरी अपनी निजी तौर पर भी हैं। उसमें एक ये है कि हर संगीतकार का अपना एक आदर्श होता है या कई आदर्श होते हैं। तो अगर मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछूं तो किसको आदर्श मान करके आप अपनी यात्रा आगे कर रहे हैं, संगीत की सेवा कर रहे हैं? देखिए आदर्श की अगर बात कहूँ तो जो वो दौर मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जब कभी स्कूल टाइम पे नर्सरी में, तो जिनको देख के हमने संगीत शुरू किया, जिसको देख के हमेशा इंस्पायर हुआ हूँ, वो मेरे बड़े भाई साहब। आपके बड़े भाई? जी, मेरे बड़े भाई साहब बेसिकली है तो एजुकेशनल लाइन में। अच्छा। उनका
तो लाइन चेंज है, लेकिन वो बेसिकली बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, गाते बहुत से। अच्छा। और उस दौर में तो वो बहुत ही अच्छा मतलब गाते थे। तो हमें हमेशा लगता था कि यार हम इंस्पायर भाई से होते थे कि मैं ऐसा हम भी गाए। मैं भी, तो जो भी मैं कहता हूँ कि रोल मॉडल मेरे लाइफ के भाई साहब ही हैं। तो उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने आप को क्यों नहीं, नौकरी की वजह से या हाँ, वो उनका परिस्थिति? इंटरेस्ट वो था कि वो थे शुरू से टीचिंग टाइप का उनका प्रोफेशन में वो रहा। वो बहुत से खिलाड़ी भी रहे, फुटबॉल के बहुत से खिलाड़ी मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। और साथ साथ वो सिंगिंग को एक मतलब एक शौक की तरह से शौक की तरह। तो उस समय जो मैं बता रहा था, जो मीना जी और हम लोग उससे एक ही मंच होता था जिसके अध्यक्ष होते थे। अच्छा अच्छा हाँ जी। मसूरी में मसूरी रहे। में आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको विभिन्न कार्यक्रमों को करने हाँ, का अवसर जैसे मिलता ऑटम था। फेस्टिवल वगैरह और भी जो लोकल कार्यक्रम होते थे हम लोग करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली फिर भाई को देख देख के हमारा इंटरेस्ट बढ़ा है। तो मैं रोल मॉडल कहूँगा तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीख रहे हैं। देहरादून में रह करके आपने स्टूडियो भी अपना संचालित करते हैं। तो एक इंडस्ट्री के तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितना संभावनाएं काम की रहती हैं संगीत को लेकर के, लोक गायकों की जो एल्बम्स जो बनती हैं, कितना काम आपके पास आ जाता है? अभी तो ये इंडस्ट्री मैं ये कह सकता हूँ कि अब बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। अच्छा। कि बहुत पॉजिटिव साइन है कि इंडस्ट्री हमारी अब ग्रो कर रही है। सिर्फ ज़रूरत है तो अब ये है कि थोड़ा सा स्मार्ट और मतलब डेडिकेशन के साथ काम किया जाए तो काम तो बहुत है। काम बहुत है। काम और जो आपके म्यूजिशियंस हैं स्टूडियो में, मतलब आप तो स्थायी रूप से वहाँ म्यूजिशियन हैं ही, तो आप किस तरह से उनको अरेंज करते हैं? वो हायर करते हैं आप या परमानेंट कोई आपके साथ? नहीं, वो हायर करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम वो हायर करते हैं। अच्छा। मिशन हमारे देहरादून में भी, लोकल में भी अच्छे मिशन हैं और जरूरत पड़ती तो दिल्ली से भी आते हैं। दिल्ली से भी आते हैं। और मैं अगर ये जानूं कि कितने दिनों के बाद या निरंतर आपके पास काम रहता है स्टूडियो में? ये कह सकते हैं कि ये तो कंटिन्यूटी चलता रहता है। चलता रहता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट छेड़ो तो एटलीस्ट उसमें 4-5 दिन 6 दिन लगते ही हैं। मीन टाइम कुछ और भी आ जाता है, उसको भी करना है, तो काम तो कंटिन्यूटी रहता है, चलता ही रहता है। कितने लोग आपके पास अभी? मेरे पास समय 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। एडिटर के साथ में साउंड रिकॉर्डिस्ट है रिकॉर्डिस्ट है। स्टूडियो जो काम और मॉनिटरिंग तो आपकी चल रही है। बाकी जल्दी हम लोग एक मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि फिर एक सेटअप की तरफ मैं जा रहा हूँ। अच्छा। जल्दी एक अच्छा एक सेटअप देहरादून में हम लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी आपका निजी होगा? वो निजी होगा। हाँ। और उसमें कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छे लोगों के साथ में जुड़ेंगे, कुछ और भी लोगों को रोजगार। चलिए, उसकी आपको बधाई और शुभकामनाएं भी हैं। आजकल जैसे मैं देखता हूँ कि कई सिंगर्स रातों रात सिंगर बन जाते हैं। वो अपना एक धुन ले आएंगे, कुछ टूटा फूटा कंटेंट ले आएंगे, तो क्या कारण है कि वो कुछ दिनों बाद वो गीत फिर लोप हो जाता है? मतलब अच्छा मेहनत करने के बाद भी, आप जैसे म्यूजिशियन उसमें मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहीं हमारी स्मृतियों से और एक एनवायरनमेंट से गायब हो जाता है। अब वही है कि थोड़ा सा जो शॉर्टकट का जो चक्कर है वो इसका कारण है। क्योंकि वो बेचारा ठीक है, अब किसी को बहुत कुछ पता होता है, किसी को पता ही नहीं होता। वो आया, उसको ये नहीं पता कि कल मेरा क्या हिट हो जाएगा। अब एक हिट तो हो गया, लेकिन उसके बाद आगे क्या है वो सोचना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि किसी गीत के हिट होने के पीछे उसका कंटेंट होता है, उसका रिदम होता है, या उसकी दोनों होती है, या तीनों चीजें? वैसे तो मैं एज ए म्यूजिक राइटर अगर सोचूं तो सबसे पहले कंपोजिशन की करती है। कंपोजिशन की, क्योंकि अगर धुन आपको हिट कर रही है तो उसके बाद फिर आदमी लिरिक्स पे भी जाता है, फिर रिदम पे भी जाता है। अगर कंपोजिशन में दम नहीं है तो शायद आधा तो वहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी क्रिएटिव पार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो कंपोजिशन है। वो बेसिकली शुरू में ऐसा है। जी जी, कंपोजिशन है, फिर कंपोजिशन के बाद फिर उसके बाद ध्यान सब चीज में जाता है। रोल तो सबका है, अच्छे लिरिक्स भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत सहमत हूँ कि अगर आपकी बहुत बेहतरीन कंपोजिशन है तो लिरिक्स की तरफ भी आप स्वाभाविक रूप से जाएंगे। गीत क्या आप बोल रहे हैं। बहुत से मैंने ऐसे गीत सुने हैं जिनके अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन उनका कंपोजिशन इतना अच्छा होता है कि क्लिक करता है। और खासतौर से जो नाचने वाले जो गीत होते हैं, है ना, वो रातों रात इसलिए हिट हो जाते हैं कि उनका कंपोजिशन आप लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन पक्ष जानने को आपके माध्यम से मिला। निजी तौर पर कुछ ऐसे गीत हैं जो मीना जी ने गाए हैं, हालांकि मीना जी से ये बात मैं अलग से पूछूंगा जब उनका साक्षात्कार होगा,
और उनके म्यूजिक अरेंज करने में भी आपने बहुत, उनको आगे बढ़ाने में, उनके गीत संगीत की यात्रा को संवारने में आपका भी बड़ा हाथ है। तो ऐसे कौन से गीतों का आप उल्लेख कर सकते हैं जो मीना जी को निजी तौर पर एक हाइट पर पहुंचाते हैं? कि मीना जी के अंदर प्रतिभा के धनी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिटी एक ही है कि वो हर टाइप की सिंगिंग में परफेक्ट है, और हर रेंज पर, और हर रेंज पे स्किल, किसी भी स्किल वो गाए, मतलब बहुत परफेक्ट गाते हैं। और जितनी पकड़ गढ़वाल में, उतनी पकड़ कुमाऊं में, उतनी पकड़ जौनपुर, जौनसार, और हमारे उत्तराखंड के अंदर सर कुछ ऐसी भूटिया भाषाएं भी हैं। अच्छा। जैसे जो पिथौरागढ़, मुंशियारी, बल्ती भाषा, और हमारे धारचूला साइड, जौनपुर, जौनसार में उन बहुत सारी उन भाषाओं पर उन पकड़, भाषाओं पर भी उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ से गाए हैं। तो ये तो है जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सिंगिंग फील्ड में एक रेंज की हम बात करते हैं, क्योंकि एक निश्चित रेंज के बाद कोई सिंगर्स, उनका गला बैठ जाता है या उनसे उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैंने मीना जी को हाईएस्ट पिच पर भी गाते हुए सुना है, और बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के, और बिना किसी टेंशन के। तो उसमें भी उनकी अपनी एक निजी कौशल तो है ही, लेकिन उनका अपना एक रियाज भी है। तो सर मैं ये इस बात को सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि उन दिनों जब नया नया होता था म्यूजिक, तो मेरे पास फिर गजेंद्र राणा, हमारे किशन महिपाल जी, और मंगलेश गंगवाल जी, और ललित मोहन जोशी फौजी अपने कुमाऊं से, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो उन दिनों क्या होता था, जब पिच की आप बात बोले, तो अब हम लोग को तो चेक करना होता सिंगर को, क्योंकि पहले तो सिंगर ही आएगा हमारे पास। अब गजेंद्र जी आए, या उन्होंने कहा ये हमारा संजय भाई कंपोजिशन है, तो मैं हमेशा क्या करता, मैं मेल सिंगर को देखता था कि ये कंफर्टेबल कहाँ पर है भाई, इसके लिए बहुत लोड ना हो, इसको उठा के रखना है, इसको हिट रखना है। तो मैं कभी मीना जी के लिए नहीं सोचता था कि उनको भी तो गाना है उनको भी तो गाना है, मैं नहीं सोचता था। अच्छा अच्छा। मैंने बस मेल सिंगर को देखा, तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे मीना की टेंशन नहीं थी, आपको भरोसा था कि किसी भी रेंज पे चाहिए वो निकालेगा। लेकिन मैं अगर मीना जी के देखते हुए या उनको देख के उनमें से एक सुर डाउन कर दूं, शायद सिंगर मेल परफेक्ट ना हो सके। तो मैंने हमेशा पहले मेल को परफेक्ट जगह पर, मेल की कंफर्टेबल जोन आपने देखी, और उसके बाद मीना जी की मुझे टेंशन नहीं होती। हाँ। तो वो परफेक्ट भी रहा। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि मीना जी के लगभग डुएट्स सारे सुपर हिट हैं, सारे सुपर हिट, सारे सुपर। ये तो मैं भी मानता हूँ और जानता हूँ कि उनके जो भी गाए हुए गीत हैं, और उसके पीछे मैं समझता हूँ संजय जी कि उनकी रेंज बहुत काउंट करती है, क्योंकि फीमेल सिंगर की प्रॉब्लम ज्यादातर जो होती है वो रेंज की प्रॉब्लम होती है, और एक के बाद मतलब कंसुरा जिसे कहते हैं वो हो जाता है। तो मीना जी के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है। संजय जी ये बात बताएं कि घर में रह करके मीना जी और आप बतौर म्यूजिशियन, आप और बतौर सिंगर मीना जी, रियाज कितना करते हैं, कितनी कंपोजिशन का समय देते हैं, उस दौर, उस समय को कैसे, किस तरह से आप बिताते हैं? वही यानी कि परिवार का भी आपने ख्याल रखना है, उसकी जरूरतों को भी पूरा करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रियाज का समय कैसे बीतता है? ये है कि सर ये कह सकते हैं कि आज के दिन में ऊपर वाले की कृपा से बिजी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा बिजी है। मीना जी के पास भी समय नहीं होता है, मेरे पास भी समय नहीं होता है, और भी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो बिजी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसी बिजी समय में हम समय निकालें और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि जो इस इंडस्ट्री में जो हमारे आजीविका है, लाइवलीहुड का है, कितनी संभावना है, मतलब घर बार चलाने की कितनी संभावना है अगर मेहनत करें? अगर मेहनत करें, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर एक माइंड सेट करके हम लोग काम करें। आजकल क्या है कि कई लोग सर शौक में आ रहे हैं कि ट्राई करते हैं, आज पता लग रहा है अपना 5 साल 10 साल आपने खराब कर दिया, उसके बाद नया हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, स्कोप बहुत अच्छा है आइए इंडस्ट्री में, लेकिन पढ़ लिख के आइए, थोड़ा सा सीख के पढ़ाई लिखाई करके आओ, उसको एज ए प्रोफेशन लेके चलो, शौक है। अच्छा, मीना जी ने कोई प्रॉपर म्यूजिक एजुकेशन ली है? मीना जी ने शुरुआत की थी सर, लेकिन क्योंकि बस वही बिजी रही, हाँ, तो शादी हो गई, शादी है तो कई स्थिति थी, तो प्रॉपर तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ टाइम सीखा। आपकी बेटी के बारे में मुझे पता चला कि वो भी म्यूजिक के स्किल उनके अंदर है, भी, और वो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, वो क्लासिकल सीख रही है, क्लासिकल सीख रही है। तो आप चाहेंगे कि मीना जी की तरह वो भी
नहीं, मैं चाहूंगा, मैंने बिल्कुल बेटिया को बोला कि बेटा हमारा कोई फोर्स, मतलब कोई हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो बेटी का इंटरेस्ट था कि पापा मुझे आना है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उसको भी सीख के आना है। वो कहती है मुझे PhD करना, उसका ये है। चलिए, बहुत अच्छा है। क्लासिकल में कुछ करना है, ठीक है, बहुत अच्छा। और हमारी शुभकामनाएं हैं बिटिया को। तो दर्शकों, संजय कुमोला जी की बातचीत में बहुत से पक्ष आपको जानने को मिले होंगे। एक बात जो हम अपने सभी मेहमानों से गुजारिश करते हैं, आज के खासतौर से इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने वाले जो हमारे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, दूसरे और टेक्निकल पक्ष के लोग हैं, उनके लिए आपका संदेश अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं या एस्टेब्लिश हैं, बस आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, है ना। लेकिन आप बहुत शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम को करते जाइए, ईमानदारी से करते जाइए, मंजिल आपकी साथ है। तो ये थे संजय कुमोला, जो उत्तराखंड के गीत संगीत की इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम, एक अच्छे म्यूजिशियन, उतने ही अच्छे इंसान और उतनी ही अच्छे अंतर्मुखी रहते हुए उन्होंने अपनी बात कही और बहुत से पक्ष उनके विषय में जानने को मिले। अगली मुलाकात किसी खास मेहमान के साथ, आपकी बात संवाद 365 के साथ। इस कार्यक्रम को आपने देखा, सुना, जाना। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, हमें बताएं आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।